हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। बायोलॉजी का पार्ट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे और पार्ट 4 में बायोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड उसके सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में जिसे तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, कंकाल तंत्र के बारे में और उसके साथ साथ पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? ऑप्शंस हैं पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद होना या जाम होना, त्वचा के बालों का टूटना, त्वचा का सूखना या त्वचा का फटना। तो सही आंसर है पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद होना या जाम होना। अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों के बंद होना या जाम होने के कारण त्वचा में संक्रमण हो जाता है। त्वचा में संक्रमण हो जाता है, इससे त्वचा सूज जाती है और दाने जैसे निशान बनने लगते हैं जो बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं। इसलिए अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण क्या होता है, पसीने की ग्रंथियों के छिद्र या तो बंद हो जाते हैं या जाम हो जाते हैं जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ये बताना है। अधिचर्म, उपकला, अधिकेंद्र या एपिटोम। तो सही आंसर है अधिचर्म। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को अधिचर्म कहा जाता है। त्वचा मानव शरीर का एक बाह्य अंग है, बाहरी तत्वों से शरीर की रक्षा करती है और त्वचा शरीर के तापमान नियंत्रण और संवेदनाओं का ज्ञान कराती है। त्वचा की अगर हम संरचना की बात करें तो ये 3 परतों में होती है। त्वचा 3 परतों में होती है। पहली जो सबसे बाहरी परत होती है वो है एपिडर्मिस, दूसरी जो परत है वो है डर्मिस और तीसरी परत को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तीसरी परत को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो परत है त्वचा की, ये सबसे बाहरी परत है। डर्मिस जो है वो बीच की परत है, ये रक्त वाहिकाओं की बनी होती है ये परत। और जो हाइपोडर्मिस है ये सबसे आंतरिक परत है जो वसा की बनी होती है, वसा की बनी होती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस या यूरेटर। तो सही आंसर है नेफ्रॉन। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं जिन्हें नेफ्रॉन बोला जाता है। और नेफ्रॉन जो होता है ये रुधिर कोशिकाओं के एक जाल से मिलकर बना होता है। गुर्दे में प्रवेश करने वाली जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी। तथा गुर्दे से बाहर जाने वाली, गुर्दे से बाहर निकलने वाली जो रक्त कोशिकाएं होते हैं उन्हें बोलते हैं अपवाही धमनी, को बोलते हैं अपवाही धमनी। नेक्स्ट है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है, ये बताना है। वृक्क धमनी, बाहरी इलायक धमनी, कक्षीय एक्सिलरी धमनी या अंतः प्रकोष्ठिका अल्नर धमनी। तो सही आंसर है अंतः प्रकोष्ठिका अल्नर धमनी के माध्यम से रक्त किडनी अर्थात गुर्दे में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? यकृत, प्लीहा, वृक्क या मूत्रवाहिनी। यकृत होता है लीवर, यकृत होता है लीवर और वृक्क होता है किडनी, किडनी। तो किस में बनता है यूरिया, ये बताना है। मनुष्य में जो यूरिया बनता है वो बनता है यकृत में, लीवर में। लीवर क्या करता है, जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड को किस में परिवर्तित कर देता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, मूत्र का असामान्य घटक क्या है, ये बताना है। यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्बुमिन और सोडियम। तो सही आंसर है एल्बुमिन। मूत्र का सामान्य घटक है एल्बुमिन। एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में 95% तो जल होता है, 95% जल होता है और बाकी 5% जो है ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या होता है, जैसे यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम ऑक्साइड होता है, यूरिक अम्ल होता है और क्या नहीं होता, एल्बुमिन नहीं होता, एल्बुमिन नहीं होता। नेक्स्ट है, यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान, यकृत मीन्स लीवर, यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान किसके अणु अवशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन। तो सही आंसर है प्रोटीन। लीवर के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान प्रोटीन के अणु अवशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की नर्वस सिस्टम की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है?
तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के फंक्शन में मेन रोल कौन प्ले करता है ये बताना है। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेरिब्रम या सेरिबेलम, तो सही आंसर है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? न्यूरॉन है। नर्वस सिस्टम क्या काम करता है ह्यूमन बॉडी में? मानव को सोचने, समझने, याद रखने और विभिन्न अंगों के कार्य करने में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करना, ये नर्वस सिस्टम का काम होता है। जो नर्वस सिस्टम है वो संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए काम करने के बीच में सामंजस्य और संतुलन बिठाता है विभिन्न अंगों के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरुरज्जु होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये बताना है इसका क्या काम होता है। द्रव्य का स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रक्त का पंपन, तो सही आंसर है मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। मेरुरज्जु के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और उनका समन्वय करना, दूसरा होता है मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। अब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? ये जैसे हृदय का तेज गति से स्पंदन करना, खांसना, पलकों को झपकना, ठंड से कांपना आदि क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं ये बताना है। 10, 12, 14 या 16, तो सही आंसर है 12। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं ये बताना है। 30, 31, 37 या 40, तो सही आंसर है 31। मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं और पीछे हमने पढ़ा था 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है ये बताना है। वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा या अवास्तविक उल्टा छोटा, तो सही आंसर है वास्तविक उल्टा छोटा। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। मानव नेत्र की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्कैपुला, स्टेपीज, कोक्सल बोन्स या फीमर, तो सही आंसर है स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये मानव के कान में पाई जाती है, मनुष्य के कान में पाई जाती है। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर, सबसे बड़ी होती है ये वाली फीमर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है ये बताना है। स्कंध अस्थि, हंसुली, टिबिया या उर्विका, तो सही आंसर है उर्विका। इसको क्या बोलते हैं? फीमर भी बोलते हैं, इसको फीमर भी बोलते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है और ये मानव की जांघ में पाई जाती है, जांघ में। नेक्स्ट है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है ये बताना है। ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, वैसे इसको रेडियस अल्ना बोला जाता है, कार्पल या मेटाकार्पल्स, तो सही आंसर है मेटाकार्पल्स। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? मेटाकार्पल्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ये बताना है। पढ़ चुके हैं, वोमर, मेलियस, स्टेपीज या इनकस, तो सही आंसर है स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये कान के मध्य में पाई जाती है और यह वातावरण के ध्वनि के अनुसार कंपन करती है, इस कारण हमें वातावरण की आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट है, ऑर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार किरापोडिस्ट किससे संबंधित है? नाखून, हृदय, पाँव या ध्वनि, तो सही आंसर है पाँव। वहीं हृदय का अध्ययन करता है कार्डियोलॉजिस्ट और ध्वनि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? फेनेटिक्स के अंतर्गत, स्वर विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस एंजाइम लाइपेज? मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? यकृत, पित्ताशय, फेफड़े या अग्नाशय, तो सही आंसर है अग्नाशय, पेनक्रियाज। मानव शरीर में पेनक्रियाज वो अंग हैं जहां लाइपेज उत्पन्न होता है और लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा को विभाजित कर देता है, वसा को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। नेक्स्ट है, अब 2 थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए
आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन या पोटेशियम? तो सही आंसर है आयोडीन। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में आयोडीन का सेवन करना जरूरी है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये बताना है। अग्नाशय, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या टेस्टिस? तो सही आंसर है अवटु ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों तरफ ये पाई जाती है। इससे दो हार्मोन T4 और T3 स्रावित होते हैं। ये हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज कर शरीर की गतिशीलता को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपाप चयन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? ऑप्शंस हैं इंसुलिन, एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन या एड्रेनलिन? तो सही आंसर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक प्राइम हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा यह हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचयन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? रिपीटेड क्वेश्चन है। सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन या पोटेशियम? तो सही आंसर है आयोडीन। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आयोडीन को लेना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन या हार्मोन 2 और 4D या एब्सिसिक एसिड? तो सही आंसर है हार्मोन 2 और 4D को खरपतवार के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर या मस्तिष्क के निकट कहीं नहीं? सही आंसर है मस्तिष्क के नीचे। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है और ये कपाल की हड्डी है, स्फेनॉइड बोलते हैं उसको। स्फेनॉइड के गड्ढे में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। यह मनुष्य के शरीर में मक्के के दाने जितनी बड़ी होती है। स्त्रियों में कुछ बड़ी होती है और गर्भावस्था में काफ़ी बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य होते हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय या अधिवृक्क? तो सही आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्य करती हैं। अंतःस्रावी भाग में इसके इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन निकलते हैं। वहीं बहिर्स्रावी में इसके क्षारीय अग्नाशय रस निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट है, हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर के किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? अभी लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा। अग्नाशय, यकृत, अवटु या अधिवृक्क? तो सही आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और हार्मोन इंसुलिन इसी के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या इंसुलिन? तो सही आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाया जाने वाला प्राथमिक हार्मोन होता है और ये फीमेल के जो जननांग हैं उनके विकास में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? सेक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन? तो सही आंसर है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, जबकि प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है। गैनेडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या सोमैटोट्रोपिन? तो सही आंसर है सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बच्चों को बढ़ाने में सहायक होता है और ये हार्मोन प्रोटीन पर आधारित एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये जो हार्मोन है ये मनुष्य और जानवरों में वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनर्निर्माण में प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या नमक? तो सही आंसर है हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट है,
इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपेटाइटिस या एनीमिया? तो सही आंसर है हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन के अतिश्रवण से होता है हाइपोग्लाइसीमिया और अल्प श्रवण से होता है मधुमेह, से हो जाता है मधुमेह। और हाइपोग्लाइसीमिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है उसका। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। रिवीजन करते रहिए, हैप्पी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।